नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, विशेष तौर पर मैं राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करता हूँ तो राजस्थान के संदर्भ में ये बात हम करेंगे कि ये जो टॉपिक है हमारा उत्सर्जन तंत्र। तो विद्यार्थी, उत्सर्जन तंत्र जो हमारी ट्वेल्थ बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 25 है। और विद्यार्थियों, जो 11th है, 11th में भी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें भी ये हमारा चैप्टर है। तो ये दोनों के लिए लाभकारी है, दोनों में एक जैसा मैटर है बिल्कुल, और आपको उसी तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, हम उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। तो देखिए, तो विद्यार्थियों, सबसे पहली बात हम करते हैं एक उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता के लिए हमारी जो बॉडी होती है, तो उस बॉडी में विद्यार्थियों मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। क्या होती है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। तो विद्यार्थियों, इस इन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, कुछ उपयोगी पदार्थ भी बनते हैं और कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। तो विद्यार्थियों, जो प्रक्रियाएं हमारी बॉडी में हो रही है ना, जो प्रक्रियाएं हमारी बॉडी में हो रही है उनको हम सभी प्रक्रियाओं को हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है, इस मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के फलस्वरूप क्या क्या घटनाएं हमारी बॉडी में होती है। तो विद्यार्थियों, हमारी बॉडी में जो जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, तो इन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनते हैं हमारी बॉडी में? मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप हमारी बॉडी में अपशिष्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। तो विद्यार्थियों, जल, अपशिष्ट पदार्थ में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जल। सबसे पहला मैं लिखता हूं यहाँ पे, जल है, CO2 है, या फिर इनको बोलते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। ये इस तरह से है, जल है, अमोनिया है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। बहुत सारे पदार्थ हमारी बॉडी में बनते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे पदार्थ हमारे। तो विद्यार्थियों, हमारे पास जो ये उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये हमारे CO2 और जल है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं भाई? हानिकारक होते हैं। क्या होता है? हानिकारक। इसलिए हमको हमारी बॉडी से इनको है ना तुरंत क्या करना पड़ेगा? आउट करना पड़ेगा। हमारी बॉडी से इनको तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा। ये काम हमको इनके लिए करना पड़ेगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम ये काम नहीं करते, हमारी बॉडी से इनको तुरंत बाहर निकालने का काम नहीं करते हैं, तो विद्यार्थी एक स्थिति से आ जाएगी कि हमारी बॉडी में ये पदार्थ क्या कर लेंगे, अगर इनको आउट नहीं करते हैं, है नहीं, इनको बाहर नहीं निकालते, तो ये क्या बन जाते हैं? विषाक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विषाक्त। और विषाक्त होकर के ये क्या करते हैं? हमारी जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को बहुत भारी मात्रा में क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमारी बॉडी से इनको निकालना बहुत ही आवश्यक है। तो विद्यार्थी, इसके बारे में बात करें, जैसे जो जल और CO2 है, ये जल और CO2 तो हमारी बॉडी से किसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं? पसीने के माध्यम से। किसके माध्यम से निकल जाते हैं? पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना। और CO2 जो है वो हमारी श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिया कितने प्रकार के होते हैं? यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। यूरिया, यूरिक अम्ल, इस तरह यूरिया, यूरिक अम्ल, और एक और है हमारे पास जिसको हम कहते हैं अमोनिया। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ये अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं विद्यार्थी। जल है, CO2। अब जल कैसे? जल तो हमारी बॉडी को जरूरत है भाई, फिर भी ये अपशिष्ट कैसे हो गया? कैसे हो गया ये अपशिष्ट? ये ऐसे हो गया कि भाई अतिरिक्त मात्रा में जल
हमारी बॉडी के लिए क्या होता है भाई, हानिकारक होता है। ठीक है, अतिरिक्त जल जो होता है हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो विद्यार्थियों पसीने के माध्यम से हम अतिरिक्त मात्रा में जल को निकाल देते हैं, श्वसन की क्रिया विधि के माध्यम से हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो बताइए हमारा फेफड़े जो हैं श्वसन उत्सर्जन अंग भी है, श्वसन तो है सही, साथ में उत्सर्जन अंग भी है। और विद्यार्थियों यूरिया, यूरिक अम्ल और NH3। अब विद्यार्थी ये जो है ये हमारी बहुत ही हानिकारक चीजें हैं। तो विद्यार्थियों हम बात करते हैं यूरिया, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम कह देते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको बोल देते हैं यूरिकोटेलिक, जिसमें पक्षी वगैरह आते हैं। इसके अलावा NH3 अमोनिया जो बोलते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं, इसमें जलीय जंतु आते हैं भाई। तो विद्यार्थियों ये जो हमारा लीवर होता है, तो इस लीवर में क्या होता है, एक प्रकार से जो हमारा जैसे जो प्रोटीन होता है, तो विद्यार्थी उस प्रोटीन से क्या होता है, उस प्रोटीन का विघटन होता है ना, और उस प्रोटीन के विघटन से हमें क्या मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है। क्या मिलता है, एमिनो एसिड। अब यहाँ पे जो हमारा लीवर होता है, इस लीवर के अंदर जो अमीनो एसिड होता है, इस लीवर के अंदर इस अमीनो एसिड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ये अमीनो अम्ल का सूत्र मैंने लिख रखा है NH2, यहाँ पे कुछ एल्किल समूह जुड़ा रहता है, और यहाँ पर विद्यार्थी COOH होता है। तो विद्यार्थी जो हमारा जो अमीनो अम्ल है, उस अमीनो अम्ल से हमें अच्छा पदार्थ बनाना है विद्यार्थियों। अब अमीनो अम्ल को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, याद रखना, अमीनो अम्लों से ग्लूकोज को कन्वर्ट करना। कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो अलग चीज होता है, लेकिन हमारा जो यकृत होता है ना, एक बहुत अच्छा सुंदर सा काम करता है। ये क्या करता है विद्यार्थी, ये जो है ना, ये अमीनो अम्ल, इस अमीनो अम्ल का ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है इसको। यहाँ पे ये क्या करता है, इसको तोड़ करके ये जो NH2 समूह है ना, जो कि हानिकारक है, जो कैसा समूह है, ये वाला समूह, ये हानिकारक है। तो विद्यार्थी इस हानिकारक समूह को निकाल देता है, और हानिकारक समूह को निकाल कर ये एक प्रकार से एक चक्र चलता है। इसको हम डिटेल से क्लास में, ये ऐसे 11th का टॉपिक है, 11th का, उसको 11th में डिस्कस रहेगा। तो यहाँ से ये NH2 होता है। तो विद्यार्थी NH2 जो होता है, इस NH2 को ये क्या करता है विद्यार्थियों, ये यहाँ से, अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ से ये इसको NH3 बना देता है, यहाँ से इसको तोड़ करके एक चक्र चलता है जिसका नाम होता है यकृत में, जिसका नाम होता है ऑर्निथिन चक्र। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका नाम होता है ऑर्निथिन चक्र। जो हमारा यकृत होता है, उस यकृत में एक चक्र चलता है ऑर्निथिन, जिससे क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। जिससे क्या बनता है, यूरिया का फॉर्मेशन। और इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी भाई, हम चाहते तो और जंतुओं की तरह हम भी अमोनिया को बाहर निकाल देते, लेकिन नहीं, हम कैसे निकालेंगे, हमको पानी चाहिए, हमको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए। अब विद्यार्थी यूरिया के निष्कासन के लिए बहुत कम मात्रा में पानी की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यार्थी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो यकृत है, ये यकृत क्या करता है, हानिकारक पदार्थों को निष्कासन के लिए एक चक्र चलाता है, इसको बोलते हैं ऑर्निथिन चक्र। और ऑर्निथिन चक्र में क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और इसी यूरिया को हमारी बॉडी बाहर निकालती है। अब विद्यार्थी इसके अलावा ये ब्रेक डाउन हुआ ना अमीनो अम्ल का, या अमीनो अम्ल टूटा, जब ये अमीनो अम्ल टूटेगा तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो अमीनो अम्ल है, तो इसको हमने देखा है विद्यार्थियों, एक और भाग है इसका, आधा भाग तो इसका वेस्ट है, अपशिष्ट है, और आधा भाग इसका उपयोगी है। तो विद्यार्थी आधा भाग उपयोगी है, इससे जो ये हमारा यकृत है ना, ये यकृत क्या करता है विद्यार्थियों, ग्लूकोज बना लेता है। हमारा यकृत है, इस बचे हुए पदार्थ से, अमीनो अम्ल के बचे हुए पदार्थ से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और विद्यार्थी जो अमीनो अम्ल है ना, इसे ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, हमारी यकृत में संपन्न होती है। आपने पाचन तंत्र वाले पार्ट में पढ़ा होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस और एक ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो हमारा ग्लूकोज टूटता है, ठीक है ना, क्या टूटता है, ग्लूकोज टूट जाता है, फ्रक्टोज, लैक्टोज उसमें टूट जाता है, ऐसे छोटे भागों में टूट जाता है। ठीक है, अब विद्यार्थी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया होगी, हमने ग्लूकोज भी बना लिया और हमने अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकाल दिया, दो काम हो गए, एक अच्छा काम हो गया और ये क्या हो गया, बुरा काम हो गया। तो विद्यार्थी इस प्रकार की प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में क्या होता है, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनता है, यानी जो पदार्थ बनता है
ये इसी को बोलते हैं जो NH2 समूह है या जो अमीनो समूह है, क्या ये अमीनो समूह है, इस अमीनो को क्या बोलते हैं हम, वेस्ट बोलते हैं, हानिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हानिकारक। अब विद्यार्थी ये जो पदार्थ होते हैं, यानी इन हानिकारक पदार्थों को निकालने के लिए हमारे शरीर में आवश्यक अंग होते हैं, इनको निकालने को उनको क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इन अंगों से जो तंत्र बना होता है उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र के जो प्रक्रिया की जाती है, जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को बोलते हैं उत्सर्जन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया। तो हमारी बॉडी में मुख्य तो उत्सर्जन तंत्र होता है हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, यूरिया को बाहर निकालने के लिए। अब यूरिया क्या करता है विद्यार्थी, यहाँ से जो यकृत होता है, अब यकृत से विद्यार्थी एक धमनी निकलती है जिसको बोलते हैं हिपेटिक वेन, धमनी का शिरा निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपेटिक वेन, इसको हम कहते हैं हिपेटिक वेन। ध्यान समझना विद्यार्थी, बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक है, इसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक वेन। ये हिपेटिक वेन निकलती है विद्यार्थियों, और हिपेटिक वेन जाकर के किसमें जाके मिल जाती है भाई, शिरा में जाके मिल जाती है। किसमें जाके मिल जाती है, शिरा में। इसके बाद विद्यार्थी ये शिरा जो है इसका कनेक्शन होता है, ये जाती है शिरा किसके पास जाती है, हमारे हृदय के पास जाती है, ये हमारे हार्ट में जाती है। हार्ट में जाने के बाद हमारे हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में जाता है, किससे जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से हार्ट में आता है, हार्ट से निकलती है महाधमनी। क्या निकलती है विद्यार्थियों, महाधमनी, ठीक है। और वापस इधर से ये महाधमनी निकलती है। तो विद्यार्थी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम डायलिसिस की प्रक्रिया करते हैं तो उस डायलिसिस प्रक्रिया में हम जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, तो शुद्धिकरण करने के लिए या उत्सर्जन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं, जो हमारी धमनी होती है ना, उस धमनी में क्या करते हैं, वो कैथेटर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है। ये हमारा यकृत से हिपेटिक वेन निकलती है, हिपेटिक वेन का संपर्क हमारे हार्ट से होता है, और हार्ट से होता हुआ उसके बाद जो हमारी दो चीजें निकलती है यहाँ से हमारे हार्ट से, एक नीचे अग्रमाशिरा होती है, क्या होते हैं विद्यार्थी, अग्रमाशिरा, और एक होती है क्या नाम से, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारी क्या होती है, एक तो होती है महाधमनी, क्या होती है, महाधमनी, और ये क्या होती है, महाशिरा। तो इस प्रकार से क्या होता है विद्यार्थियों, हमारे शरीर में जहाँ जितना भी यूरिया बनता है वो यूरिया महाशिराओं के माध्यम से, या इसमें जो बनता है यकृत में जाता है हिपेटिक वेन के माध्यम से, इसका संबंध होता है महाशिरा से, है ना, महाशिरा से जाके मिल जाती है हिपेटिक वेन, किससे जाके मिल जाती है, महाशिरा से। महाशिरा हार्ट में जाती है और हमारे ब्लड को पूरा धमनी में डाल देते हैं, और धमनी का कनेक्शन होता है हमारी किडनी से, और दोनों का होता है वैसे धमनी का। और विद्यार्थियों यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से महाधमनी से क्या निकलती है, वृक्क धमनी निकलती है। क्या निकलती है, वृक्क धमनी। महाधमनी से वृक्क धमनी, और महाशिरा से वृक्क शिरा, वृक्क शिरा निकलती है, और इससे क्या निकलती है, वृक्क धमनी निकलती है। तो ये वृक्क शिरा वृक्क धमनियां क्या करती है, हमारे जो अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, ले जाती है। तो वृक्क धमनी के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे किडनी में जाकर के छनते हैं, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद एक और प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों, बहुत सिंपल सा टॉपिक है हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, और इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। अब विद्यार्थी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के मात्रा के आधार पर, यानी इनको निष्कासन के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है हमने इनको, 3 भागों में बांटा है। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला भाग होता है विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रकार होता है अमोनोटेरिक। सबसे पहला प्रकार क्या है, अमोनोटेरिक, बहुत सिंपल है, अमोनोटेरिक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, अमोनोटेरिक। दूसरा प्रकार होता है विद्यार्थी यूरियोटेरिक, और तीसरा होता है हमारे पास यूरिकोटेरिक, ठीक है विद्यार्थी। इस प्रकार से 3 टाइप हो जाते हैं, अमोनोटेरिक, यूरियोटेरिक और यूरिकोटेरिक। तो विद्यार्थी ये वे जंतु होते हैं, ये क्या करते हैं, उत्सर्जित, इनका उत्सर्जित पदार्थ होता है ना अमोनोटेरिक का, ये NH3 होता है, ये अमोनिया को सीधा उत्सर्जित कर देते हैं, हमारे अपने शरीर से बाहर सीधा डायरेक्ट छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते, है ना। ये यूरियोटेरिक है, इनका मुख्य पदार्थ होता है यूरिया, ठीक है। और ये यूरिकोटेरिक है, इनका पदार्थ होता है यूरिक अम्ल,
यूरिक अम्ल। तो विद्यार्थी इस तरह से जो हमारे पास जो पदार्थ है, ये 3 तरह के हमारे उत्सर्जी पदार्थ बन जाते हैं नाइट्रोजन, यानी हमारी बॉडी में, यानी जंतुओं की बॉडी, हमारे के सबकी में, जंतुओं की बॉडी में अमीनो अम्ल के ब्रेक डाउन से, अमीनो अम्लों के टूटने से ये 3 पदार्थ बनते हैं। एक का नाम है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो विद्यार्थी इसको बाहर निकालना है, तो इसको बाहर निकालने के लिए विद्यार्थियों क्या होता है, अत्यधिक वाटर की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यहाँ कम जल की आवश्यकता होती है, यहाँ बहुत कम, बहुत ही कम। अब इसको देखिए आप,